नमस्कार साथियों। आज हम लोग आईएएस मेन एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के पीछे जो छोटा सा इंटरोगेटिव लगा होता है कि डिस्कस, एनालाइज, कंपेयर, क्रिटिसाइज, इवेल्युएट, इलुसिडेट, कमेंट, इन सब के बारे में चर्चा करने की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैं इसमें दो टर्म्स पे डिस्कस कर चुका हूँ और वो है डिस्कस एंड क्रिटिकली डिस्कस एक, और दूसरा कमेंट, अर्थात कैसे हम टिप्पणी लिखते हैं और कैसे हम डिस्कस करते हैं। इस पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय है विश्लेषण का, कि एनालाइज कैसे करते हैं, विश्लेषण कैसे करते हैं। तो आईएएस की एग्जामिनेशन में हम हमें फिर ये बात रिपीट करेंगे कि हमारे छात्रों को, जो प्रतिभागी हैं, उनको ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप प्रश्न की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो आपका उत्तर है वायर हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है एनालाइज और आप लिख रहे हैं उसमें डिस्कशन, आपसे पूछा जा रहा है कंपेयर और लिख रहे हैं आप इल्यूसिडेट या इलेबोरेट। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये समझना आईएएस के सभी परीक्षार्थियों के लिए, चाहे वो भी प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, या चाहे वो आगे आने वाले जनवरी में मेंस की परीक्षा में बैठने वाले हैं, सभी के लिए निहायत ज़रूरी है इसको समझना। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो सही उत्तर नहीं लिख सकेंगे। तो आइए उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, डिस्कस, क्रिटिकली डिस्कस और कमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एनालाइज पे चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है कि जब कोई आपसे ये अपेक्षा करे कि आप विश्लेषण करिए, तो आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि विश्लेषण करने में हम करते क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जो कि हमें विश्लेषण करते समय देखनी होती है कि हम विश्लेषण कर रहे हैं या विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, या कहीं और हमारा किसी गलत डायरेक्शन में तो हमारा उत्तर नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि विश्लेषण होता क्या है। जब आपसे कोई कहे कि आप विश्लेषण करिए तो आपको क्या करना होता है। अब बेसिक चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी मैच को देख रहे हैं, है ना, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हॉकी मैच देख रहे हैं, और उस मैच का एक समापन होगा, कोई टीम हारेगी, कोई टीम जीतेगी। आपसे कोई कहे कि भाई एनालाइज करिए कि फलाना टीम क्यों हारी, या एनालाइज करिए कि फलाना टीम क्यों जीती। इसी प्रकार से एग्जामिनेशन में आप बैठे, आप सफल हुए या सफल नहीं हुए, तो आपसे कोई कह सकता है कि भाई आपकी सफलता का विश्लेषण करिए कि क्यों आप सफल हुए, और असफलता का विश्लेषण करिए कि आप क्यों असफल हुए। इसी प्रकार से चुनाव हो सकता है कि चुनाव में हार जीत होती है, कौन हारा कौन जीता, इसका चुनावों का विश्लेषण होता है कि चुनाव का विशेषज्ञ होते हैं, चुनाव के विश्लेषण के विशेषज्ञ होते हैं, जो आपको बताते हैं कि चुनाव में हुआ क्या एक्चुअली, कौन हारा कौन जीता, ये तो सबको पता चल जाता है, लेकिन क्यों कोई हारा और क्यों कोई जीता, इसके बारे में एक विश्लेषण पूरा प्रस्तुत होता है। या कोई घटना घटी तो वो घटना, उसका विश्लेषण किया जाता है कि वो घटना क्या थी, क्यों वो घटना घटी, और उसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो किसी भी चीज़ का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका कि हमसे कहा जाए कि साहब इसका आप विश्लेषण करिए। तो विश्लेषण में हमें करना क्या होता है, हमें इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब भी हम कोई विश्लेषण करते हैं, किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, तो हम उसके कार्य और कारण का संबंध स्थापित कर रहे होते हैं। वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड द इफेक्ट। अर्थात कोई चीज़ हुई तो वो हुई क्यों, उसके पूरे पीछे का बैकग्राउंड जो है वो सारा हम जानने का प्रयास करते हैं, और ये एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जब हम आपसे कहते हैं कि आप कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप पता लगाइए, तो अब कोई भी जो घटना होती है, मान लीजिए चुनाव को लेते हैं, जैसे चुनाव है, या खेल का मैदान लेते हैं, खेल का मैदान है। आपने देखा होगा
कि खेल में बड़े सारे वेरिएबल्स होते हैं। कोई बल्लेबाज अच्छा नहीं खेल पाया, कोई बॉलर बहुत अच्छी गेंद फेंक गया, किसी फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं की, विकेट कीपर ने कैच ले लिया या नहीं लिया, या और भी कोई एम्पायर की कोई गलती हो गई। किसी प्रकार से असंख्य कारण हो सकते हैं। मैच में ऑडियंस का जो सपोर्ट था या नहीं था, असंख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कि कोई टीम हार जाती है या कोई टीम जीत जाती है। इसी प्रकार से ये चुनाव हो सकता है, ये एग्ज़ाम हो सकता है, या कोई और घटना हो सकती है जिसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो विश्लेषण जब हम करते हैं तो हमारे पास अनेक वेरिएबल्स होते हैं, अनेक कारक होते हैं जो कि उस पूरे घटना को प्रभावित करते हैं। अगर कोई मैच है तो उस मैच को प्रभावित करने वाले असंख्य कारक हैं जो उस मैच को प्रभावित करेंगे। तो आपको दो कारकों के बीच में या अनेक कारकों के बीच में संबंध स्थापित करना पड़ता है और उसको समझना पड़ता है कि मान लीजिए अगर कोई बल्लेबाज है और कोई गेंदबाज है, तो बल्लेबाज भी अगर अच्छा है और गेंदबाज भी अच्छा है, लेकिन अगर बल्लेबाज अच्छे रन नहीं बना पाया तो आपको बताना पड़ेगा कि आज क्या ऐसी बात हो गई कि वो बल्लेबाज रन नहीं बना पाया और गेंदबाज उसके ऊपर हावी हो गया। तो उसका पूरा एक विश्लेषण करना पड़ेगा, कार्य और कारण का संबंध स्थापित करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपने बहुत मेहनत की और पर्चा भी आपका अच्छा हुआ और फिर भी आपके अंक नहीं मिले, तो आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने अच्छे पर्चे देने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिली। तो वो सारा चीज़ें एक कार्य और कारण का संबंध स्थापित करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। और चूंकि किसी भी घटनाक्रम में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो जब हम किसी भी घटनाक्रम को, खेल का मैदान हो, चुनाव हो या कोई एग्जामिनेशन हो, उसमें बहुत सारे जो कारक होते हैं, उन सभी के ऊपर हम सांगोपांग ढंग से, होलिस्टिक ढंग से जब चर्चा करते हैं और तब हम अंत में एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसका कारण क्या था, इस एग्जाम का जो परिणाम हुआ वो क्यों हुआ, इस खेल का जो परिणाम हुआ वो क्यों हुआ, ये चुनाव का जो परिणाम था वो क्यों हुआ। और इस प्रकार से तब हम अपना एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इस चीज़ का बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये काम करते हैं तो ऐसा करने में हमें एक रैशनल अप्रोच लेना पड़ता है। हमें कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन अपनी नहीं देनी होती है कि नहीं साहब मैं ऐसा सोचता हूँ। आपको बाकायदा तह तक जाके उसके साइंटिफिक रीजंस बहुत ही रैशनल ढंग से, बौद्धिक ढंग से, तार्किक ढंग से आपको ये बताना पड़ता है कि इसके कार्य और कारण के संबंध ये है। ये नहीं कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि साहब ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हो गया, इसका परिणाम, ये नहीं चलेगा। तो आपको एक रैशनल अप्रोच लेना पड़ेगा और वो अप्रोच साइंटिफिक प्रोसेस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब कोई भी आप चीज़ एग्जामिन कर रहे हैं, कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, कोई एग्ज़ाम, कोई खेल, कोई चुनाव आप एग्जामिन कर रहे हैं, उसका जो है आप उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको एनालिसिस में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि वो एनालिसिस जब साइंटिफिक अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो व्हाट, वाई और हाउ के पैरामीटर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको क्या, क्यों और कैसे के कारक तो लगाना ही पड़ेगा और तभी आप ठीक से बता पाएंगे कि पूरा परिणाम जो आया वो आया क्यों, वैसा क्यों हुआ। और जब आप इस प्रकार का परिणाम लगाते हैं तो उसके बाद से आप इन सारे जो जितने भी कारक हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बल्लेबाज है, अगर वो क्रिकेट खेल में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छी बल्लेबाजी के पीछे उसके बहुत सारे जो कारक हैं वो क्यों अच्छी बल्लेबाजी कर पाया। क्या बॉल उसको अपने अनुकूल मिल रही थी, या जो बॉलर था वो खराब था, या उस दिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, उसको ऑडियंस सपोर्ट था, फील्डिंग खराब थी। बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती हैं वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा और तब बताना पड़ेगा कि हाँ इस वजह से उसको बहुत सारे लाइफ्स मिल गए, इसलिए बहुत सारे अच्छे रन उसने बना लिए। तो आपको पूरा एक रैशनली हमको समझाना पड़ेगा कि विश्लेषण करके हम ये बता रहे हैं कि आज इस बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन क्यों किया या अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं किया, इस गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया या अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ। तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव आपका इवेल्युएशन होना चाहिए। व्हाट, वाई और हाउ के जो भी आपके जजमेंट्स हों वो बहुत ही एक प्रकार से साइंटिफिक होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। और एक चीज जो विश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यू हैव टू रीच टू अ कंक्लूजन। अर्थात विश्लेषण करके, जैसे अगर हमसे कोई चुनाव के बारे में पूछे कि साहब चुनाव का विश्लेषण करिए और वो बताइए कि ये पार्टी, ये जो परिणाम आया है वो क्यों आया है, तो हमें उसको ऑब्जेक्टिवली समझाना पड़ेगा कि किसी पार्टी की विजय या किसी पार्टी की पराजय के पीछे देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। ये नहीं कि एक कारण से कोई पार्टी
हार जाती है या जीत जाती है, देयर कैन बी प्लेथोरा ऑफ रीजंस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पार्टी जीत या हार जाए, या कोई क्रिकेट में जीत या हार जाए, या कोई टीम जीत हार जाए अपने खेल में बहुत अच्छा खेलने के बावजूद भी। तो इस प्रकार से हमें एक डेफिनेटिव ओपिनियन के साथ आना पड़ता है कि हाँ साहब, हम ये समझते हैं कि हमारे विश्लेषण के अनुसार इस परिणाम का कि ये कारण था, और इसलिए आपको बिल्कुल फाइनल एक अपना ओपिनियन देना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि चुनाव हैं, अगर चुनाव आप जानते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा चुनाव होते ही रहते हैं, अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद बंगाल के चुनाव आएंगे, फिर भारत के चुनाव आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, फिर भारत का चुनाव आ जाएगा। तो चुनाव हमारे देश में ज़्यादा चलते रहते हैं, और इस चुनाव में कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई पार्टी हारती है। तो जब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई आप हमें चुनाव का विश्लेषण प्रस्तुत करिए कि ये चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हो रहा है या बिहार के चुनाव के परिणाम आ गए हैं, आप बताइए कि इसका क्या क्या आपका विश्लेषण क्या कहता है। तो आपको पूरा उस चुनाव का इकोसिस्टम स्टडी करना पड़ेगा कि वो चुनाव का परिवेश क्या था, उस चुनाव में पिछले बार क्या स्थिति थी, इस बार क्या स्थिति रही है, क्या पिछले बार की तुलना में इस बार में कोई बहुत मेजर चेंजेस हुए। जैसे बिहार में आप देख रहे हैं कि पिछले बार के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें जेडीयू और आरजेडी मिल के साथ लड़े थे, इस बार वो बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे कॉम्बिनेशन, बीजेपी के साथ जेडीयू का कॉम्बिनेशन है, और एक नहीं इस बार 3 बिहार में गठबंधन बने हुए हैं। एक गठबंधन नीतीश जी का बीजेपी के साथ है, दूसरा गठबंधन लालू जी का अन्य पार्टियों के साथ है, और तीसरा गठबंधन मायावती और ओवैसी जी का, कुशवाहा जी का, ये गठबंधन, 3 तो गठबंधन है, प्लस चिराग पासवान। तो देयर आर 4 प्लेयर्स इन बिहार पॉलिटिक्स, डोमिनेंट प्लेयर्स इन बिहार पॉलिटिक्स दिस टाइम। तो उनको पूरा आपको एग्जामिन करना पड़ेगा, पिछले बार के परिवेश से इस बार का परिवेश कैसा है और क्या उसमें डिफरेंस है, और जितने भी पैरामीटर्स हैं उन तमाम पैरामीटर्स के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि तब ये बिहार चुनाव का परिणाम आया। जैसे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, जैसे अगर चुनाव का विश्लेषण अगर आप कर रहे हैं, फर्ज कीजिए उदाहरण के तौर पे, तो आपको बताना होगा किसी पार्टी ने किन किन के साथ गठबंधन किया, गठबंधन का स्वरूप चेंज हुआ है पिछले बार से, तो अब क्या संभावनाएं बनती हैं। नंबर 1, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कैसा हुआ है पार्टियों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार कैसा हुआ है, किसने अच्छा चुनाव प्रचार किया, किसने हल्का चुनाव प्रचार किया, मैनिफेस्टो में क्या कहा गया, जनता से क्या प्रॉमिसेस किए गए, है ना। और स्थानीय स्तर पे पार्टियों का संगठन कैसा रहा, पार्टियां स्ट्रांग है कि मजबूत हैं, लोकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है कि कहीं स्ट्रांग हो कहीं मजबूत हो, नेतृत्व कैसा है जो उस को जनता को कन्विंस कर सके कि हाँ हमने जो आपको प्रॉमिस किया है वो हम इसको लागू करेंगे, है ना। वित्तीय स्थिति क्या है, चुनाव में धन खर्च होता है तो क्या प्रत्याशियों के पास धन है खर्च करने के लिए या नहीं है। नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन कैसा है, बाइपोलर अर्थात डायरेक्ट इलेक्शन है या ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है या 4 चतुष्कोणीय मुकाबला है, मुकाबला किस तरीके का है। फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की एक वोटर्स प्रोफाइल होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति के लोग रहते हैं। अक्सर हमारे यहाँ जातीय आधार पे भी मतदान हो जाया करते हैं, तो आपको ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि जातीय आधार पे मतदान कैसे होता है। फिर वोटर्स टर्नआउट एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि ज़्यादा लोग मतदान निकले, कम लोग मतदान करने गए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर ज़्यादा लोग मतदान करने जाते हैं, कम लोग मतदान करने जाते हैं तो वो भी प्रभावित करता है मतदान के आउटकम को। कैंडिडेट ने कैसा काम किया है, जो कैंडिडेट आया है उसने क्या जनसंपर्क बनाया था या 5 साल उसने विगत जनता के सामने किस प्रकार की अपनी छवि मेंटेन रखी है, इलेक्शन कमीशन ने किस प्रकार का अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या बाहुबल और धनबल का प्रयोग नहीं। और देयर कैन बी एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एन इलेक्शन विच कैन इफेक्ट द आउटकम ऑफ एन इलेक्शन। तो आपको इन सारे जो वेरिएबल्स हैं, इन सारे वेरिएबल्स के बारे में व्हाट, व्हाई एंड हाउ के पैरामीटर्स लगाते हुए अंत में इन सब के निष्कर्षों के आधार पे एक फाइनल जजमेंट लेना पड़ेगा कि इन सारे वेरिएबल्स पे विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये प्रमुख कारण इस पार्टी की जीत के या फला इस पार्टी के हार के कारण रहे हैं, और तब आपका विश्लेषण जो है एक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक विश्लेषण माना जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आपके पास जब ये उत्तर आया आईएएस में कि भाई आपको विश्लेषण करना है किसी
प्रश्न में आपसे विश्लेषण की अपेक्षा की जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्चुअली उस प्रश्न को किस तरीके से डिफरेंट, एक पूरा जो प्रश्न है उसको होलिस्टिकली उसको ब्रेक करनी है, पहले पार्ट्स में ब्रेक करिए और उसके बहुत सारे वेरिएबल्स को वर्कआउट करिए कि इसमें जरूरी नहीं कि सारे वेरिएबल्स को आप टच करें, समय की भी सीमा होती है, लेकिन कोशिश करिए कि अधिक से अधिक वेरिएबल्स को टच कर सकें और अधिक से अधिक वेरिएबल्स को टच करके उसमें व्हाट, व्हाई एंड हाउ के पैरामीटर्स लगा के एक फाइनल जजमेंट तक आप पहुंचे और आप अंत में बताने की स्थिति में हो कि आपका फाइनल जजमेंट निष्कर्ष क्या है। एंड देयरफॉर इन एवरी एनालिसिस माइंडेड you have to end up with a final call, you have to end up with a final verdict, you have to end up with a final conclusion, you have to end up with a final judgment। कभी भी ऐसा काम मत करिएगा कि अगर एनालिसिस आपसे पूछी जा रही है तो एनालिसिस में ऐसा नहीं हो कि अंत में आपको एग्जामिनर को पता ही चले कि आपका जजमेंट क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी फाइंडिंग क्या है। सो एवरी एनालिसिस मस्ट लीड टू ए फाइनल कंक्लूजन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एनालिसिस पार्ट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जितने भी छात्र हमारे इसके मेंस के परीक्षाओं में बैठ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं वो इसका बहुत ध्यान रखेंगे और एनालिसिस, डिस्कशन और कमेंट, ये तीन चीज़ें हम लोग हैंडल कर चुके हैं। इसी प्रकार से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आगे भी इस प्रकार के इंट्रोगेटिव्स पे चर्चा करता रहूँगा। अगर आपके इस संबंध में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करिएगा। थैंक यू वेरी मच।